हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत का राष्ट्रपति का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 54 पढ़े थे, जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, वो सदस्य कौन से होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे जो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जनता के बीच से चुन के आते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य जैसे एमएलए हो गया। उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी दो मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 55 का भाग 3। अनुच्छेद 55 का भाग 3 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 भाग 3 राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव में की प्रक्रिया कैसे क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, साथ ही एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से। चलिए हम लोग जानते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अभिप्राय प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी से है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी से है, उनके जनसंख्या के अनुसार हो। प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी उसके जनसंख्या के अधिकार के अनुसार हो, ताकि किसी एक राज्य का दबदबा ना रहे। इसके साथ ही एकल संक्रमणीय मत, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी कहते हैं, एसटीवी, एकल संक्रमणीय मत, निर्वाचक मंडल के मतदाता एक ही मत दे सकता है। निर्वाचक मंडल के मतदाता जैसे निर्वाचित सदस्य, जो भी निर्वाचित सदस्य, चाहे वो सांसद हो या विधायक, वो अपना मत एक ही दे सकता है। परंतु सबसे बड़ी विशेषता है उनको मत देने में, वे उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम में लिखते हैं। जैसे 1 सबसे जो पसंद का उम्मीदवार होगा तो वह बैलेट पेपर में 1 लिखेंगे, और उनका दूसरा जो पसंद का उम्मीदवार होगा 2 लिखेंगे, तीसरा जो पसंद का उम्मीदवार होगा 3 लिखेंगे। इस प्रकार इनसे क्या फ़ायदा होगा? यदि पहली पसंद वाला उम्मीदवार पर्याप्त मत, आवश्यक वोट नहीं ला पाए, तो दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को उनका वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, जिनसे क्या फ़ायदा होता है? कोई भी वोट बेकार नहीं जाता। ठीक है। इसके बाद साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया गोपनीय होती है, जिसे गुप्त मतदान। जैसे हम लोग वोट करते हैं, किसी को बताना नहीं है कि किनको वोट दिए हैं, कोई देख नहीं सकता है। ठीक है, वोट सबका अधिकार है। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निपटारा कहाँ होता है? उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और उनका निपटारा उच्चतम न्यायालय में होते हैं। अब आते हैं संविधान का अनुच्छेद 56। संविधान का अनुच्छेद 56, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी कार्यकाल से संबंधित है, जो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 56 में लिखित है, दर्शाया गया है। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 56 भाग 1 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति
अपना त्याग पत्र, अपना इस्तीफा, अपना रिजाइन भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तत्पश्चात जिनके बाद संविधान का अनुच्छेद 56 भाग 2 कहता है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंप रहा है तो यह अधिकार राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 56 भाग 1 में दिया है, और त्याग पत्र उसको कहाँ सौंपना होता है? उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति तत्पश्चात तुरंत इसकी सूचना कहाँ देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 भाग 2 में उल्लेखित है। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित था? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? जब राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देंगे तो फिर से भाई राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, पुनः निर्वाचन होना चाहिए। वो संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता से संबंधित हमारा अनुच्छेद 57 है, अर्थात राष्ट्रपति के कार्यकाल की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल से मतलब 5 साल अगर हो गया राष्ट्रपति का, फिर से वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है यदि वह विधि सम्मत कानून के अनुसार जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के थ्रू वो निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न के नाम से जिन्हें प्यार से लोग संबोधित करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए थे। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यता से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता से। राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हो सकते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु मतलब कम से कम आयु 35 वर्ष हो, तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो तभी राष्ट्रपति बन सकता। चलिए अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर पे आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कोई भी उम्मीदवार अगर चाहता है कि हम राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन दाखिल करेंगे तो उनके लिए शर्त है कि संबंधित उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ध्यान रहे, ये सभी प्रस्तावक और अनुमोदक सांसद या विधायक होने चाहिए। मतलब निर्वाचित जो क्राइटेरिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी आम आदमी। ठीक है। प्रस्तावक से अभिप्राय है कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार का नाम प्रस्तुत करने वाला। साथ ही अनुमोदक से अभिप्राय है उक्त प्रस्ताव का समर्थन करता, जो प्रस्तुत कर रहे हो उसे 50 आदमी उसका समर्थन करता हो। ठीक है। उसके बाद अगला है, साथ ही जमानत राशि के रूप में मतलब जो चालान कटाते हैं कैंडिडेट, वो 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का 1/6 भाग यानी छठा भाग कम से कम छठा भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। मतलब 15,000 जो आप चालान कटाए वो जब्त कर ली जाती है।
उदाहरण के लिए इसे समझेंगे, यदि 600 वोट है तो उम्मीदवार को कम से कम 100 वोट आने चाहिए, नहीं तो फिर 15,000 ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे भारतीय गणतंत्र, भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष अथवा केंद्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति, भारतीय गणतंत्र, भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष तथा केंद्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? सीधे करते हैं, डायरेक्ट, अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। अथवा भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ठीक है, वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। उसके बाद है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपये प्रति माह। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं कौन कौन? थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों सेना का प्रधान सेनापति होता है, याद रखना है। उसके बाद है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधेयक कानून का रूप लेता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, साथ ही समाप्त करने का अधिकार किनके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किनके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है। अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्राय जहाँ पे एसटी यानी अनुसूचित जनजातियाँ वास करता हो, जिनकी अधिक जनसंख्या हो, काफ़ी पिछड़े इलाके हों, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए राष्ट्रपति जो है उन क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? उसके पद से संविधान का अतिक्रमण करने पर, उन पे कैसा दोष कैसा भ्रष्टाचार हो कि वह संविधान का दुरुपयोग कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो इसके लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 अधिकार देता है संसद को कि महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के तहत प्राप्त प्रावधानों के तहत संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान देने योग्य बात है। भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? भारत का राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्र का ओरिजिनल वास्तविक जो नेतृत्व करता है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आप सब देखते ही होंगे, हमारे प्रधानमंत्री लगातार दौरा करते रहते हैं देश विदेश का। यही हुआ, राष्ट्र का नेतृत्व रियल में वास्तविक नेतृत्व कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।